हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो आइए साथियों आगे देखते हैं। हमने जैसा कि पिछले वीडियो में देखा था कि सेबी ने ये 4 सैंपल लेकर के साफ ये इसकी कुछ झूठों को आगे और लिखने के प्रयास किए हैं, ताकि इस ऑर्डर को जब भी कोई व्यक्ति पढ़े देखे तो उसको सारी बातें स्पष्ट समझ में आ जाए। लेकिन ये सुनंदा माता और ये दानगढ़ हो सकता है अपनी आंखों का ठीक से इन्होंने इलाज नहीं कराया, जो इनको पूरी बातें अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई हैं। हमको तो 74 पन्ने में ही स्पष्ट हो गई, 92 तो हम खींचेंगे। अभी पूरे ऑर्डर को पढ़ेंगे तब तो हम लोग इसके बारे में कोई एक्शन ले पाएंगे, तभी तो भैरव सिंह राजावत के खिलाफ FIR हो पाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके आगे और क्या क्या चीज़ें पकड़ी हैं सेबी ने। सेबी कहती है कि ग्राहक को जो है इतनी बड़ी संपत्ति में मात्र एक छोटा सा हिस्सा दिया जाता है, और जैसा कि PACL ने बताया है कि जिस दिन विक्रय पत्र जारी किया जाता है उस दिन उस संपत्ति, उस प्लॉट की कीमत हम लोग ग्राहक से वसूल लेते हैं, कैश के माध्यम से कैश में लेते हैं, और उस संपत्ति का एक कॉमन सर्वे नंबर दे देते हैं। जबकि जो बड़ा पोर्शन है प्रॉपर्टी का, उसमें ये लोग खसरा नंबर या सर्वे नंबर दे देते हैं, फिर उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, तो उसको अलग से एक नंबर दे करके हम ग्राहक को जारी कर देते हैं। जबकि PACL ने जो भी दस्तावेज दिए हैं या रजिस्ट्रार के यहाँ जो भी चीज़ें उसने दी होंगी, संपत्ति अपने नाम पे की होगी या ट्रांसफ़र किया होगा, जो कुछ भी किया होगा, वहाँ पर डिटेल जो है सिर्फ बाउंड्री की दी हुई है। यानी जो इतनी बड़ी संपत्ति है उसकी डिटेल दी हुई है कि हाँ ये संपत्ति इसकी है, लेकिन उसके अंतर्गत जो छोटे छोटे प्लॉट ग्राहकों को जारी किए गए हैं उसकी डिटेल अलग से कहीं नहीं है। इसके अलावा जो विक्रय पत्र है उसमें कहीं पर भी डायग्राम नहीं दिया हुआ उस संपत्ति का कि हाँ ये ऐसे ऐसे बीच बीच में डिवाइडेड है संपत्ति, कुछ इसको कुछ उसको कुछ उसको। बंटवारे के बारे में कुछ नहीं दिया सेल डीड में। तो जैसा कि PACL बोल रही है कि विक्रय पत्र में सब डिटेल दी हुई है, तो विक्रय पत्र में सब डिटेल नहीं दी हुई है। इसके अतिरिक्त PACL ने खुद ये चीज़ स्वीकार की थी कि जॉइंट सेल डीड, जो इकट्ठा बड़ा सा प्लॉट वो 10 लोगों के नाम पे कर देते हैं, वो इन लोगों ने वर्ष 2000 से बंद कर दिया। इसके अतिरिक्त से PACL ने कहा है कि जब हम ग्राहक को कोई भी संपत्ति अलॉट करते हैं तो वो एक अनपार्टीशन्ड एग्रीकल्चर में करते हैं, यानी जिस संपत्ति का बंटवारा नहीं हुआ है। इतनी बड़ी संपत्ति में हम जिस भी ग्राहक को कोई संपत्ति देते हैं उसके अगल बगल में चारों तरफ दूसरों के प्लॉट होते हैं, और इसी चीज़ को इन लोगों का जो सैंपल एप्लीकेशन फॉर्म था, जिस एप्लीकेशन फॉर्म को हम भर के PACL में खाता खोलते थे, उसका एक सैंपल लेकर के इस चीज़ को, प्लॉट से संबंधित इस बात को ये नीचे बता रही है सेबी। अब देखिए यहाँ फॉर्म में क्या लिखा होता था, ये फॉर्म सबके पास होगा, चाहे तो अपने अपने बॉन्ड में या जो एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ भरते होंगे अलग से, उसका अगर फोटोकॉपी वगैरह किसी के पास रखी हो तो देख ले, आज भी उसमें लिखा होगा कि यहाँ पर से PACL साफ कह रही है कि चूँकि छोटे छोटे लैंड हैं, कि भाई हम इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी तो हम आपको देंगे नहीं, उसके अंतर्गत सभी ग्राहकों के छोटे छोटी संपत्तियाँ हैं, जैसा जिसने खाता खोला है उसके हिसाब से। तो उस छोटी छोटी संपत्तियों को कानूनी तौर से हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इतनी छोटी छोटी संपत्तियाँ कैसे ट्रांसफ़र होंगी? कुछ एक क्राइटेरिया होता है कि भाई इतने स्क्वायर फुट आप ट्रांसफ़र करिए। अब एक सुई जितनी संपत्ति तो हम किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं ना। तो इस वजह से हम जो है आपको जॉइंट में दूसरे ग्राहकों के साथ एक विक्रय पत्र जारी करेंगे, उसमें हम आपका नाम लिखेंगे और सभी ग्राहकों की मिल के एक संपत्ति होगी। और लेकिन जहाँ भी आपका वो लैंड होगा, भले ही नाम सबका लिखा हुआ है, लेकिन हम उतना स्क्वायर फुट जिसके आप हकदार हैं वो हम आपको, जैसे ही समय आपका संपूर्ण होगा, जैसे ही आपने पूरा पैसा दे दिया, हम आपको अलॉट कर देंगे, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। और आपके अधिकारों पर, आपके जो भी उससे बेनिफिट होने वाले हैं, फ़ायदे होने वाले हैं, लाभ होने वाले हैं, उससे इन सब चीज़ों पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आएगा, कोई भी प्रभावित नहीं होगा, आपका अधिकार सुरक्षित रहेगा। जबकि एक जगह PACL खुद बोल रही है कि हमने ये जॉइंट सेल डीड वर्ष 2000 से ही बंद कर दी है, तभी भी 2014 तक के फॉर्म में ये लाइन लिखी हुई है कि सभी ग्राहकों को जॉइंट में हम देंगे। तो ये जो है सबसे बड़ा झूठ यहाँ पर सेबी ने पकड़ लिया। अब यहाँ पर सेबी ये भी बोल रही है कि जैसा कि PACL ने बोला है कि ग्राहक के अधिकारों पर कोई भी उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा,
और जो है उसकी संपत्ति उसको कब्जा दिया जाएगा जिसका भी वो हकदार है। तो सेबी पीएसीएल से ये पूछती है कि मुझे ये बताइए, वहाँ पर एक व्यक्ति पैर कैसे रखेगा अपनी संपत्ति में? जिस संपत्ति में शुरू होने से ही दूसरे व्यक्ति का प्लॉट आप दे रहे हैं, अब कोई व्यक्ति का बीच में प्लॉट पड़ेगा तो वो व्यक्ति अपनी संपत्ति पे जाएगा कैसे? ये मान लीजिए ये इतना बड़ा प्लॉट है, अब ये इस प्रकार से विभाजित किया हुआ है इन्होंने, ये अब ये वाला व्यक्ति तो यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, ये किनारे वाला इधर से चला जाएगा, ये किनारे किनारे वाले सब व्यक्ति चले जाएंगे। ये बीच वाला व्यक्ति कैसे अपनी प्रॉपर्टी में जाएगा? इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब नहीं है पीएसीएल के पास कि ये बीच वाला व्यक्ति कैसे जाएगा। ये सब तो यहाँ अपने दरवाजे खिड़की बना के बैठ जाएंगे, इसको क्यों अपनी प्रॉपर्टी में पैर रखने देंगे वो लोग? ये बीच वाला व्यक्ति को आप किस प्रकार से देंगे कब्जा यहाँ पर? तो ऊपर जो भी चीज़ हमने देखी उससे सेबी यही बोल रही है कि आपका ये कोई साधारण काम नहीं है। जो आम तौर पर रियल एस्टेट के काम होते हैं, ज़मीन के खरीद बिक्री के काम होते हैं, उससे आपका काम बहुत अलग है, क्योंकि आप व्यक्ति को संपत्ति ना उसके राज्य में दे रहे हैं, ना आप उसको चूज़ करने का ऑप्शन दे रहे हैं, लोकेशन बदलने का भी आपके पास अधिकार है, और वो जाएगा कहाँ से अपनी संपत्ति पर उसकी भी आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। इसके आगे सेबी कह रही है कि 10 मई 2013 को आपने हमको 10 अलग अलग एग्जीक्यूटेड एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट वगैरह आपके जारी किए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म दिए गए हैं, प्लॉट जो ये अलॉटमेंट लेटर आप जारी करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, यानी उसको कानूनी तौर से ट्रांसफ़र किया जाता है और रजिस्टर करते हैं विक्रय पत्र, ये आपने हमको अलग अलग लोगों की 10 कॉपियाँ दी थी। अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये साथियों उसके बारे में हम अगली वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है, आगे का अगले पेज में है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि उस अलॉटमेंट लेटर में, जो अलॉटमेंट लेटर ये लोग जारी करते थे, उस अलॉटमेंट लेटर में खसरा नंबर लिखा होता था संपत्ति का, प्लॉट नंबर लिखा होता था, और वो किस गांव में है, किस तहसील में लिखा होता था। इसके आगे अगले पेज में पढ़ेंगे, ये 75 नंबर पेज तक हमने देखा कि सेबी ने कैसे प्रश्न किए हैं और पीएसीएल के पास उसका क्या जवाब है, और क्या ही जवाब होगा इसका। स्वाभाविक सी बात है, ये आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं, ये व्यक्ति कैसे जाएगा अपनी संपत्ति में बीच वाला? इसका क्या जवाब? और कौन सा मूर्ख वकील है जो इस प्रश्न को सेट कोर्ट में अपील करके ले गया? ये पहली बात, अगर ये प्रमोटर मीटिंग बिठाते, ये 92 पेज का ऑर्डर पहले बता देते, तो एक गरीब जो सब्जी का ठेला लगाता है ना निवेशक, वो ही निवेशक इनको बोल देता कि तुम सेट कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जो जाके पैसा बर्बाद करने वाले हो, अब जब ये ऑर्डर हुआ था 22/8/2014 को, उसी समय ये बताते, तो एक निवेशक ही उसको बता देता कि अब जो तुम सेट कोर्ट की बात करो अपील करने की, किस बुनियाद पर तुम अपील करोगे वहाँ पे? तुम्हारे पास जवाब क्या है उसके सवाल का? तो ये अपील जो ये की गई है ना, जो ये आज सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये ऑर्डर हो गया है कि कोई भी अन्य कोर्ट आपके इस मामले को नहीं देखेगी, पीएसीएल के लिए लोढ़ा कमेटी बनाई जाएगी, ये सब इनके कारण ही हुआ है। दानगढ़ एक बार बता दे, इस 92 पन्नों में जो कुछ भी सेबी ने पूछा है, क्या उसका जवाब पीएसीएल के पास है? क्या उसका संतुष्टिजनक जवाब पीएसीएल कस्टमर एसोसिएशन के पास है? इसकी अपील किस बुनियाद पर की गई थी? क्यों की गई थी इसकी अपील? 22/8/2014 के ऑर्डर की अपील करना मूर्खता है, क्योंकि जिस बेस पर आप अपील कर रहे हैं, सेट कोर्ट में भी आपसे वही प्रश्न किए जाएंगे, आपके पास उनका उत्तर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में भी आपसे यही प्रश्न किए जाएंगे, आपके पास उनका उत्तर नहीं है। ये चीज़ साबित हो चुकी है। इसकी अपील करना सिर्फ आपका पैसा बर्बाद करना था, समय बर्बाद करना था, और एक बड़े से फ्रॉड को अंजाम देना था। ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं, ये इसी वजह से हो रही हैं। ये हल्की सी चिंगारी बहुत बड़ी आग बन चुकी है आज, और ये सब कुछ किसकी वजह से हुआ है? ये आपके इन घटिया संगठनों की वजह से हुआ है। ये जो संगठन वाले हैं ना, सबसे पहले तो इन्होंने ही दलाली की है अपनी बीवी की, तभी इनका सपोर्ट करने के लिए आज भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन किस बुनियाद पे कर रहे हैं? ये सेबी ने क्या प्रश्न किए हैं, इसका उत्तर ही कहाँ है किसी के पास? धरना प्रदर्शन का तो कुछ प्रश्न ही नहीं उठता यहाँ पर। सुनंदा माता ने खुद भंगू की गोद में बैठ करके ये प्लान बनाया था कि चलो चलो जल्दी जल्दी ऐसा ऐसा करेंगे, फिर हम लोग अपील करेंगे, फिर हम लोग यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। अरे मूर्ख, तुम सुप्रीम कोर्ट तक भी गए, सुप्रीम कोर्ट में तुमने ये क्या 92 पेज का ऑर्डर पढ़े बिना तुम सुप्रीम कोर्ट चले गए? ऐसे ही उचक के चले जाते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट में? पहले नीचे तो देखो क्या ऑर्डर हुआ है। बस इन लोगों को तो अपने शौक पूरे करने हैं, बस अपनी रातें रंगीन करनी है, इनका निवेशकों से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।